डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में जो भी हलचलें हो रही होती हैं उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान, किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, आइए नजर डालते हैं क्या है कुछ खास सीधा मंत्रालय से। हमारे किसान भाई बहन कीटनाशकों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से NIPHM हैदराबाद के सहायक निदेशक डॉक्टर महेश कुमार सैनी जी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। ये जो कीटनाशक सूत्रीकरण होते हैं ये परंपरागत हैं, कई दशकों से ये अपना असर दिखा चुके हैं और प्रभावशाली हैं। ये आसानी से उपलब्ध हैं, सुलभता से, और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। पर इनके उपयोग से, निरंतर उपयोग से बहुत सारी चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे कि इनकी लागत ज़्यादा लगती है और ज़्यादा लागत की वजह से कीटनाशक अवशेष फसलों में मिलते हैं। दूसरा, इनकी विषाक्तता का दर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मनुष्य पे और पर्यावरण पे इसके दुष्प्रभाव देखने पे आए गए हैं। इनके निरंतर उपयोग से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ है। चौथा, कीटनाशकों के अवशेष की वजह से कृषि उपज और उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आई है। कैप्सूल सस्पेंशन फॉर्मुलेशन एक पॉलीमर के अंदर होता है। ये पॉलीमर की जो कण होते हैं अति सूक्ष्म कण होते हैं और इनके अंदर कीटनाशक होता है, या ये एक परत के अंदर होते हैं, खोल के अंदर होते हैं कीटनाशक। पॉलीमर के होने की वजह से ये बहुत पर्यावरण में बहुत धीरे धीरे से कीटनाशक को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि हमें बार बार छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम ही छिड़काव में बहुत अधिक समय तक कीटनाशक उपलब्ध रहता है, तो कि फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, इनके चयनित असर, ये बहुत सेलेक्टिव होते हैं। ये उन्हीं कीटों को मारते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को फ़ायदा पहुंचाने वाले कीटों जैसे मधुमक्खी, तितली या केंचुआ, इनको ये कोई असर नहीं करते। उदाहरण के तौर पर क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल और साइएंट्रेनिलिप्रोल जैसे नए पीढ़ी के कीटनाशक हैं जो कि सिर्फ बॉलवॉर्म, रूटवॉर्म और कैटरपिलर जैसे इंसेक्ट्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं को असर करते हैं, और इसी वजह से ये पर्यावरण संवेदनशील भी हैं। तीसरा, कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता का विकास कम होता है अगर हम नई पीढ़ी के कीटनाशक सूत्रीकरण को यूज़ करते हैं। आजकल मार्केट में, बाज़ार में संयुक्त कीटनाशक और मिश्रित कीटनाशकों की उपलब्धता है। संयुक्त और मिश्रित कीटनाशक उन्हें कहते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक मौजूद होते हैं, और कुछ अन्य उत्पादों में एक कीटनाशक, फफूंदीनाशक या कीटनाशक, खरपतवारनाशक भी मौजूद होते हैं। 2 से अधिक कीटनाशक होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो मारक क्षमता होती है, इनका जो कार्य करने की प्रणाली है वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं हो पाता। चौथा, ये कीटनाशक, नई पीढ़ी के कीटनाशक और उनके सूत्रीकरण, इनकी विषाक्तता दर, खासतौर से स्तनपायी जीवों जैसे मनुष्य, इन पर विषाक्तता बहुत कम होती है, और अगर होती भी है तो इनकी जो मात्रा होती है वो 1% से नीचे होती है। इसी की वजह से क्या होता है कि ये पर्यावरण और मनुष्य की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। पांचवा, अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी फायदों के चलते हुए कृषि उत्पाद की जो गुणवत्ता है और जो मिट्टी की उपज है वो सब बरकरार रहती है। किसान की जो आय है उस सबको बरकरार रखने में नई पीढ़ी के कीटनाशक सूत्रीकरणों का बहुत उपयोग है। अंत में मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी के कीटनाशक सूत्रीकरणों को अपनाएं, उनको इस्तेमाल करें और अपनी फसल की उत्तम से उत्तम बनाएं।
उसमें कीटनाशकों के अवशेष भी कम रहेंगे और आपको कीटों से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आइए किसान भाइयों बहनों नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। लोकसभा में बजट 2025-26 पेश किया गया। इसमें कृषि के क्षेत्र की और साथ ही साथ ग्रामीण विकास के लिए क्या कुछ खास रहा, इसके बारे में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक अभूतपूर्व बजट पेश किया है। ये बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों का बजट है। संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के कल्याण पर और खेती के विकास पर इसमें सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया गया है। तो ये जो 5 लाख रुपया किसान को मिलेंगे उसको और बड़े निवेश के लिए सक्षम बनाएंगे और इससे हमारा कृषि विविधीकरण का, डाइवर्सिफिकेशन का सपना भी पूरा होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऐसे 100 जिले जहां कृषि की उत्पादकता कम है, फसलों की कुल मिला के तीव्र, कहीं जैसे कुछ हिस्से 2-2, 3-3 फसल होती, वहां एक ही फसल होती है, कई महीनों तक खेत खाली पड़े रहते हैं। ऐसे जिलों में हम कम उत्पादकता के कारणों का पता करेंगे, बीज, कीटनाशक और उर्वरक जैसे बेहतर इनपुट कैसे और कितना डाले, इसके लिए गाइड किया जाएगा। पानी का कुशल प्रबंधन, फसल का विविधीकरण, प्रोसेसिंग, फिर कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की चेन, ऐसे अनेकों, और वहाँ ऋण की ऊपर, क्योंकि ऋण भी ऐसे इलाकों में किसानों को कम मिलता है, क्रेडिट कार्ड हो या बाकी माध्यम से। तो ये योजना भी ऐसे जिलों में न केवल कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएगी, बल्कि ऐसे जिलों में लगभग 1 करोड़ 70 लाख किसान होंगे। उन किसानों के लिए आय वृद्धि का बड़ा कारण बनेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, फसल के बाद नुकसान कम होंगे। कई तरह के प्रयत्न हम लोग करने वाले हैं। हमारे किसान कई चीज़ें पैदा करते हैं, उसमें से एक है कॉटन, कपास। तो कॉटन उत्पादकता मिशन भी शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। हमारे कपास की न केवल उत्पादकता बढ़ाना बल्कि गुणवत्ता भी बढ़ेगा। लंबे रेशे वाला, उच्च गुणवत्ता वाला कपास हमारे यहाँ पैदा हो और इसके लिए फाइबर प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मखाना बोर्ड, मखाना विशेषकर हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में गरीब किसान, विशेषकर मछुआरे, वो उत्पादित करते हैं और मखाने को सुपर फूड माना जाता है। कैसे मैकेनाइजेशन करें, बाजार तक पहुंच की कमी कैसे दूर करें, कीमतों के उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, कई तरह के, और मखाने की प्रोसेसिंग जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब इस बार बजट में वित्त मंत्री जी ने दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कदम उठाने
का ऐलान किया है। दालों का वार्षिक उत्पादन पहले जब एक बार प्रयत्न किया था तब बढ़ा था, अभी भी बढ़ा है। 15-16 में 16.32 मिलियन टन था, वो बढ़ के 24.24 मिलियन टन हो गया है। लेकिन अभी भी हमको आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसलिए इस मिशन के अंतर्गत अच्छे बीज, फ्री में मिनी किट, अच्छे बीजों के देना, डिमॉन्स्ट्रेशन सहित अनेकों कदम उठाएंगे। नवीनतम बीजों की किस्में अपना के क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से लेके अनेकों कदम उठाना है, तो उस काम को भी हम करेंगे। और विशेष बात यह है किसान भाई बहनों के लिए कि अरहर, उड़द और मसूर जितनी पैदा करेंगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। नाफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदने का काम करेंगे। इससे किसान को ठीक दाम भी मिलेंगे और दलहन के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा। ऐसे अनेकों कदम उठाने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने कही है, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद फिर एक बार देता हूं। ये ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदलेगा और किसान और गरीब की तकदीर बदलने में भी समर्थ होगा। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, गेहूं हमारे देश की मुख्य फसल है। इस समय खेतों में लगी हुई है। ऐसे में समसामयिक कार्य करना बहुत जरूरी है। तो कौन से समसामयिक कार्य करके आप अपनी गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। इस समय किसान गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की बाकी 1/3 मात्रा दे सकते हैं। भारी मिट्टी वाले इलाकों में प्रति हेक्टेयर 60 किलो नाइट्रोजन पहली सिंचाई के 4 से 6 दिन बाद डालना है। इतना नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए 132 किलो यूरिया की जरूरत होगी, जबकि बलुई दोमट मिट्टी में 40 किलो नाइट्रोजन यानी 88 किलो यूरिया डालना होगा। पत्ती पर अगर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो फसल में 1 किलो जिंक सल्फेट और 500 ग्राम बुझा हुआ चूना 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़के। इस तरह के 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करने हैं। इस तरह मैग्नीज की कमी वाली मिट्टी में मैग्नीज सल्फेट का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहली सिंचाई के 2 से 3 दिन पहले 1 किलो मैग्नीज सल्फेट को 200 लीटर पानी में घोलकर देना है। इसके अलावा आयरन सल्फेट के 0.5% घोल का छिड़काव करना है। इसके बाद जब भी जरूरत पड़े 1 हफ्ते के अंदर 2 से 3 छिड़काव कर दे। सभी छिड़काव साफ मौसम और खिली हुई धूप में करने हैं। कटाई तक गेहूं की फसल में करीब 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। इतना पानी 4 से 6 सिंचाइयों में देना होता है। भारी मिट्टी में 4 और हल्के मिट्टी में 6 सिंचाइयों की जरूरत होगी। पहली सिंचाई बोने के 20 से 25 दिन बाद, दूसरी 40 से 45 दिन बाद, तीसरी 60 से 65 दिन बाद, चौथी 80 से 85 दिन बाद, पांचवी 100 से 105 दिन बाद और छठी 115 से 120 दिन बाद करनी है। गेहूं में क्राउन यानी छत्रक जड़ें और बालियां निकलते समय सिंचाई बहुत ही जरूरी है, वरना उपज पर विपरीत असर पड़ सकते हैं। गेहूं रबी की फसल है और इसकी बढ़वार के दौरान तापमान कम रहता है। कम तापमान की वजह से ही इसमें बीमारियों का खतरा कम रहता है, लेकिन कभी कभी फफूंद जनित रोग दिखाई देते हैं।
ऐसा होने पर विशेषज्ञ की सलाह से निदान करें। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल के बारे में, जिसमें खजूर की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत खजूर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य खजूर की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करना और राज्य को खजूर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। खजूर एक ऐसा फल है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है और यह सूखे क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भूमिका। इस प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य किसानों को खजूर की उन्नत किस्में, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके साथ ही यह केंद्र खजूर की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर भी ध्यान देगा ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। खजूर की खेती के फायदे। खजूर की खेती कम पानी में भी हो सकती है। यह सूखे और बंजर भूमि में बेहतर उत्पादन देता है। खजूर की प्रोसेसिंग से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलते हैं। खजूर की खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी सफलता हासिल किए हुए हैं कड़ी मेहनत और अलग सोच के चलते। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के माध्यम से। ये बैलगाड़ी और ये रहट, इन्हें देखकर आपको पुराना जमाना याद आ गया होगा, लेकिन जब आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ आपको आधुनिकता और पुरानी परंपराएं एक साथ गुंथी हुई नजर आएंगी। ये विवेक चतुर्वेदी के खेत हैं और ये दोनों मशीनें उनके अद्भुत कृषि मॉडल का हिस्सा हैं। ऐसा मॉडल जो प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों से भी 2 कदम आगे है। इनका मॉडल सिर्फ रसायन मुक्त खेती की ही बात नहीं करता, बल्कि प्रदूषण मुक्त खेती को भी अपनाता है। इनके यहाँ बैलों से चलने वाला ट्रैक्टर है जो खेतों की जुताई भी करता है और दूसरे जरूरी काम भी, जबकि रहट फव्वारा सिंचाई पद्धति का हिस्सा है। बस इसमें मोटर की जगह बैल लगे हैं। विवेक को स्थानीय लोग गुड्डा भैया के नाम से जानते हैं। बीकॉम करने के बाद इन्होंने और शहर में अपना बिजनेस जमाया। अच्छी खासी कमाई हो रही थी और जिंदगी शहर की चकाचौंध में गुम थी। गांव पलरा डोडर में विवेक के पास 25 एकड़ जमीन है। कमाल की बात तो ये है कि इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड खेती ही नहीं थी। शायद यही वजह रही कि पहले ही साल इन्हें जबरदस्त घाटा हो गया। वो इस बात से परेशान थे, एक दाना जब हजारों दानों को जन्म दे देता है तो फिर खेती में नुकसान क्यों हो रहा है। कारोबारी दिमाग ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि घाटे की वजह बेतहाशा लागत है। इस तरह विवेक गाय आधारित प्राकृतिक खेती से जुड़ गए। इनके यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा है और सोलर पैनल भी। गोबर गैस से बिजली बन रही है, चूल्हा जल रहा है और खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल रही है।
सोलर पैनल से स्प्रिंकलर जुड़ा है जो मुफ्त में सिंचाई कर देता है। धूप न होने पर स्प्रिंकलर चलाने की जिम्मेदारी बैलों पर ही होती है। जीवामृत को इसी स्प्रिंकलर के माध्यम से फसलों तक सिंचाई के साथ पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसे यंत्र मिल जाएंगे जो या तो हाथ से चलते हैं या फिर बैटरी से। तो कुछ भी हमारा जा नहीं रहा, बाहर से हम कुछ भी ले नहीं रहे। इसी प्रकार से हर अंग पे हमने काम किया। जैसे निराई एक बहुत बड़ा खर्चा है, सिंचाई एक बहुत बड़ा खर्चा है, तो सिंचाई के कुछ साधन हमने बनाए। जैसे हमने एक ऐसा स्प्रिंकलर बनाया जो दाम में 1/3 से भी कम है। विवेक के पास 30-32 गायें हैं और 2 जोड़ी बैल। इनसे रोजाना 300-400 किलो गोबर मिल जाता है। विवेक आसपास के बहुत से किसानों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो खेती छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। विवेक के मॉडल ने उनके मन में नई उम्मीद जगाई है। लोगों में अब जागरूकता आ रही है। वो धीरे धीरे ही सही रसायन मुक्त उत्पादों को पसंद करने लगे हैं। केमिकल प्रभावों से मुक्त फसल के बाजार में अच्छे भाव मिल जाते हैं। सरकार भी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना चला रही है। इसके जरिए 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के आधार पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल तक 12,200 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। इनमें से 2,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में सीधे किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। अब तक 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी खेती का रूप माना गया है। ऐसा रूप जिसका मकसद धरती को बचाने के लिए कार्य योजना पर अमल करना है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आप बड़े काम कर सकते हैं, जैसे कि घर बैठे बैठे ही आप अपनी जिन्स की बिकवाली कर सकते हैं। यहाँ तक कि खरीदारी भी इसके माध्यम से संभव है। देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका आप हाल जान सकते हैं। इसके लिए करवाना होता है आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन। उसकी क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों,
अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई आपके पास सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। krishidarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।